Hello student, today we are going to start with chapter number 3, features, problems and policies of agriculture. हमने 2 चैप्टर अभी कंप्लीट किया है. बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक हमको ये पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या कंडीशन था, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर को, राइट. जो एग्रीकल्चर है वो पूरी की पूरी तरीके से बैकवर्डनेस के तरफ जाते जा रहा था. सारा जो इकोनॉमिक कंडीशन था इन एग्रीकल्चर बहुत ख़राब था. इवन सरप्लस भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, राइट. अब हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या चेंजेस आया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या क्या चीज़ में ग्रोथ हुआ है, क्या क्या कंसिडर्ड किया गया है, फीचर्स क्या है एग्रीकल्चर का, उस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आज भी हम फेस कर रहे हैं, एज वेल एज जो पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में किया गया है फॉर देयर ग्रोथ, है ना, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक जो हमें कवर करना है इज इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, राइट. क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. बेसिकली हमको ये चीज़ मालूम है कि एग्रीकल्चर में अराउंड 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. क्योंकि डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा है तो इसका जो इकोनॉमी में रोल है, जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बड़ा है, राइट. वन बाय वन हम पॉइंट्स देखते हैं. क्या क्या पॉइंट्स हैं? कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, सप्लाई ऑफ वेज गुड, सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, contribution to international trade, sources of demand for the industrial goods, support to the transport industry. Well, ये है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एग्रीकल्चर में क्योंकि बहुत सारे अराउंड 70% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड है, मीन्स जो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा रहता है ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. ये इंक्रीज हो रहा है. इंडिपेंडेंस के समय ऐसा था कि हम कंट्रीब्यूट कर नहीं पाते थे. हमारा जो सरप्लस है वो क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि हम एक सिस्टम, द ज़मींदारी सिस्टम के अंदर दबते जा रहे थे. टिलर्स क्या होते जा रहे थे? लैंडलेस होते जा रहे थे. वेयरएस ज़मींदार अपना जो पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेता था टीलर से और क्या करते थे कि वो अपनी लग्जरी लाइफ करते थे. कौन? ज़मींदार. वेयरएस जो टिलर, जो फार्मर थे, जो सॉइल में एक्चुअल काम करते थे, वो वर्क उनका बस इतना रहता था कि खाना मिल गया उनको 2 टाइम का, बस, मोर देन इनफ. इससे ज़्यादा कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो पाता था. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस उसमें चेंजेस आने लगा. कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी धीरे धीरे इंक्रीज होते गया और एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी बढ़ते गया, राइट. नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ वेज गुड. सप्लाई ऑफ वेज गुड्स. वेज गुड्स मीन्स ऐसे गुड्स जो कि डायरेक्टली हमारे को यूज़फुल रहते हैं, लाइक जैसे वीट हो गया, पल्सेस हो गया, जो हमारी डेली नेसेसिटीज़ को फुलफिल करते हैं. वो सप्लाई डायरेक्टली कहाँ से होता है? एग्रीकल्चर से. जैसे हमको वीट की, राइस की, पल्सेस की, सीरियल्स की ज़रूरत है, वो किससे आता है? एग्रीकल्चर से. मीन्स एग्रीकल्चर हमें सप्लाई करता है ऑफ वेज गुड्स, राइट. नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर जैसे हमने स्टार्ट में ही बोला कि अराउंड 70% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. मीन्स ये एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि बहुत सारा जो पॉपुलेशन यूनिट है उसको एम्प्लॉयड करता है विथ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं, राइट. तो इट इज़ द सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. हमने देखा है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि इंडिया बिकम द मेन सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. अभी भी ये चीज़ है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर क्या करता है? सप्लाई करता है रॉ मटेरियल. लाइक जैसे हम बोले कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इट विल सप्लाई कॉटन, राइट. अगर हम कोई लाइक शुगर इंडस्ट्री की बात करें, इट विल प्रोवाइड शुगर केन. तो ऐसे हर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो क्या करती है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. कौन? थ्रू एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के थ्रू हम क्या करते हैं? सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, राइट. नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पर डायरेक्टली एक्सपोर्ट को बता रहा है कि जो एग्रीकल्चर है उसके थ्रू हम इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट करने के लिए सक्षम हो चुके हैं. हम क्या करते हैं? जो भी अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम इंटरनेशनली सेल कर पाते हैं
विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। जैसे कैश्यू है, लाइक टी वगैरह है ना, वो सब जो अच्छे क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट है, जो इंटरनेशनल मार्केट में जिसके डिमांड होते हैं, वैसे प्रोडक्ट हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। ये वाला पॉइंट समझिएगा। सोर्सेस ऑफ डिमांड मीन्स एक डिमांड का सोर्सेस है फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स मीन्स कैसे हो गया, लाइक ट्रैक्टर्स की बात करें, ट्रैक्टर्स क्या हो रहे हैं, इंडस्ट्री में बन रहे हैं, ट्रैक्टर्स बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बन रहे हैं, वो हो गया उनके लिए इंडस्ट्रियल गुड्स। वो क्या करते हैं, कब काम आएंगे, कहाँ काम आएंगे, एग्रीकल्चर फील्ड में काम आएंगे। मीन्स अगर एग्रीकल्चर है तो ये सारी जो इंडस्ट्रियल गुड्स है वो डिमांड फुलफिल करती है, राइट। अगर एग्रीकल्चर ही नहीं है तो ये जो ट्रैक्टर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स वगैरह की इंडस्ट्री हो गई, बड़ी बड़ी फार्म इंडस्ट्री हो गई, जो भी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारी इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं करेगा। मीन्स एग्रीकल्चर ये एक सोर्स प्रोवाइड करती है ऑफ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। समझ में आया। नेक्स्ट जो चीज़ है इज सपोर्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अगेन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो रेलवेज हो गया, रोडवेज हो गया, ये सारी जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत सपोर्टिव है विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी ग्रूम होती है, राइट। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसे हम वन प्लेस टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया हम उसे पहुंचाते हैं, उसके कारण जो ये ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है वो भी अपलिफ्ट हो रही है, राइट। इसलिए एग्रीकल्चर सपोर्ट्स टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऑल्सो। तो दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। गो थ्रू दिस। कंटिन्यू करते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमने अभी देखा कि एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है इन इंडियन इकोनॉमी। अब बेसिकली हमें देखना है कि जो एग्रीकल्चर अभी तक जो ग्रोथ हुआ है, राइट, फ्रॉम द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टिल टुडे, क्या क्या उसके फीचर्स है, क्या क्या चीज़ हुआ है। ये सारे जो फीचर्स हैं ओवरऑल ये दिखाते हैं कि देयर आर स्टिल बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, देखते हैं पॉइंट्स, आपको समझ में आएगा ये क्यों लिखा गया है। फर्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकलचर, subsistence farming, lack of modern import, small holdings, landlord tenant conflict, primitive technology. फर्स्ट इज लो प्रोडक्टिविटी। जैसे कि हमने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में भी देखा कि जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे थे वो टिल आज भी कंटिन्यू है। लो प्रोडक्टिविटी मीन्स पर हेक्टर ऑफ लैंड में जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, जितना आउटपुट होना चाहिए ऑफ ग्रेन्स इन एग्रीकल्चर फील्ड, वो नहीं हो पा रहे हैं, वो कम होते हैं। ठीक है, अगर हम उसे कंपेयर करें टू अदर कंट्रीज तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। उसका बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि वो मॉडर्न इनपुट यूज़ करते हैं, वो पूरी तरीके से रेनफॉल पे डिपेंड नहीं करते, उनके पास फाइनेंस की कमी नहीं है, ऐसे बहुत सारे चीज़ रिलेट करते हैं। ठीक है, तो लो प्रोडक्टिविटी मीन्स जो पर हेक्टर ऑफ लैंड में प्रोडक्शन जो आउटपुट होना चाहिए वो उतना नहीं है करके एग्रीकल्चर का जो फीचर है इज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये वाला चीज़ आप थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है, बेरोजगारी, एक सिचुएशन जहाँ पर काम नहीं मिलता, राइट। इन सिंपल वर्ड हमको ये मालूम है। यहाँ पर वर्ड है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एग्रीकल्चर फील्ड से इसको कैसे रिलेट करेंगे। इन एग्रीकल्चर हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लैंड होल्डिंग है हमारी, ये एक लैंड होल्डिंग है, इतना बड़ा हमारा लैंड है। ठीक है, वहाँ पर 4 लोग अगर वर्क करें उस लैंड में, एग्रीकल्चर के रिलेटेड टास्क करें, वहाँ पर सिर्फ 4 लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, बट एग्रीकल्चर में क्या होता है ज़्यादातर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर इस इतने बड़े लैंड होल्डिंग में सिर्फ 4 लोगों की ज़रूरत है, बट पूरी फैमिली मिलके वहाँ पर काम करती है, पूरे 7 लोग वहाँ पर काम करते हैं।
ताकि वो सपोर्ट कर पाए वो काम को, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 लोग जो है वो एक्स्ट्रा है। अगर हम वो 3 लोगों को हटा भी देते हैं तो इतने लैंड होल्डिंग में जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, जितनी प्रोडक्टिविटी दिखनी चाहिए, वो उतनी ही रहेगी। 3 के हटने से कोई फर्क नहीं आएगा। बट यहाँ पर 4 की जगह 7 लोग काम कर रहे हैं, मीन्स जो 3 लोग जो एक्स्ट्रा 3 पीपल्स है जो इन्वॉल्व है इन दिस एक्कर ऑफ लैंड, वो कहलाएंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स एक सिचुएशन जहाँ पर जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, इज़ नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा दिखता है इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, ठीक है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। जो नेक्स्ट टॉपिक है कि जो इंडिया है वहाँ पर ज़्यादातर जो फार्मर है वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं कि रेनफॉल, अगर रेनफॉल अच्छा हुआ तो उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। अगर रेनफॉल कोई कंडीशन से अगर नहीं हो पाया तो उनकी प्रोडक्शन पूरी ख़राब हो जाती है, उतना आउटपुट नहीं क्रिएट कर पाता। मीन्स जो एग्रीकल्चर है ऑफ इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, ज़्यादातर फार्मर डिपेंड करते हैं इन रेनफॉल, राइट। नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जो आउटलुक है फार्मर का, वो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने देखा था कि जो एक्चुअल फार्मर जो टिलर काम करते थे, क्योंकि वो लैंड रेवेन्यू इतना ज़्यादा रेवेन्यू उनको देना पड़ता था ज़मींदार्स को, उनके पास एक्स्ट्रा बचता नहीं था, सरप्लस नहीं होता था। वो आउटलुक चेंज नहीं हुआ फार्मर्स का। फार्मर का आउटलुक हमेशा सब्सिस्टेंस रह गया कि उनको बस ये हो जाए कि उनकी जो फैमिली है उनका जितना भी ज़रूरत है वही फुलफिल हो पाए। उनको ना तो प्रॉफिट में ध्यान था, ना तो सरप्लस में ध्यान था कि हम एक्स्ट्रा सरप्लस कर ले प्रोडक्शन में। इसलिए जो इंडियन इकोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की तरफ जा रहा था, राइट। नेक्स्ट है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी हम देखते हैं कि जो मॉडर्न इनपुट है वो बहुत कम है, राइट। मॉडर्न इनपुट के नाम से जैसे कि हम इक्विपमेंट्स की बात करें या फर्टिलाइजर्स की बात करें, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की बात करें, फार्मर्स जो है वो बहुत गरीब श्रेणी में आ जाते हैं, बहुत गरीब हो जाते हैं। और जो ये मॉडर्न इनपुट्स है वो कॉस्ट एफिशिएंट रहता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो वो क्या होता है कि फार्मर उसे अवेल नहीं कर पाते, राइट। तो ये मॉडर्न इनपुट यूज़ नहीं कर पाते फार्मर इन द टेक्निक को। ये मॉडर्न टेक्निक यूज़ ना करने के कारण ही उनका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे लो होते जाता है, लो प्रोडक्शन क्रिएट कराता है, राइट। नेक्स्ट है स्मॉल होल्डिंग्स। स्मॉल होल्डिंग्स का मीन्स क्या हुआ कि जो एरिया जो एक्चुअल में फार्मर लोगों का जो प्लॉट्स है, जो एग्रीकल्चर फील्ड है, उसकी जो होल्डिंग है वो स्कैटर्ड एज वेल स्मॉल है, छोटे छोटे लैंड के टुकड़े मिले हुए हैं उनको, राइट। तो जो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग है वहाँ पर हम परमानेंट इक्विपमेंट्स नहीं लगा पाते हैं। सोर्सेस ऑफ इक्विपमेंट, छोटे से लैंड में हम क्या ट्रैक्टर ले जाके वहाँ पर फील्ड वर्क कराएंगे, राइट। तो ऐसे इस कारण जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होते जाती है स्मॉल होल्डिंग्स के कारण। नेक्स्ट है लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट ये ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से चला आ रहा है। टेनेंट कौन हो जाते हैं? ऐसे लोग जो एक्चुअल में वर्क करते हैं, जो सॉइल में काम करते हैं। लैंडलॉर्ड कौन होते हैं? दे आर द ओनर्स ऑफ द लैंड, राइट। टेनेंट से मनचाहा एक्सट्रैक्ट करते थे लैंडलॉर्ड और उनको सिर्फ रेवेन्यू देने में ही उनका पूरा प्रोडक्शन का अमाउंट ख़त्म हो जाता था। आउटपुट ऐसे रहता था कि बस फैमिली का यूज़ हो पाए, वो भी बहुत मुश्किल से। बाकी जो एक्स्ट्रा सरप्लस है वो लैंडलॉर्ड ले जा लेते थे। इसके कारण दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। अगेन यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है ऑफ जो पर्सन जो इन्वॉल्व है इन एग्रीकल्चर वो बहुत पुअर है, गरीब श्रेणी के आते हैं। अब उनको ये बात बोले कि आप ट्रैक्टर से अपना पूरा फील्ड यूज़ करिए, आप नए नए इक्विपमेंट्स लगाइए, आप परमानेंट एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटीज़ लगाइए, क्योंकि लैंड होल्डिंग्स भी बहुत छोटे और स्कैटर्ड थे, उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करने का नहीं था, वो बहुत पुअर होते जा रहे थे। इसके कारण प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करने का उनके पास रहता नहीं था। लाइक ट्रैक्टर्स की जगह उन लोग बुल से
काम कराते थे, जिसके कारण ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कम होते जा रहा था, राइट। तो इन शॉर्ट जो फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है वो बैकवर्डनेस के थ्रू जाते जा रही थी। धीरे धीरे इसमें ऑफकोर्स इम्प्रूवमेंट आया है कि हम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देखें टिल बाद में हम धीरे धीरे देखते जा रहे थे, तो उस पर ग्रोथ हो रहा था, बट जो एक्चुअल ग्रोथ कंपैरिजन टू अदर कंट्री होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। तो लो प्रोडक्टिविटी था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिपेंडेंस ऑफ रेनफॉल, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट, small holdings, landlord tenant conflict and primitive technology. These are the features of Indian agriculture. Next topic is प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अगेन हमने अभी देखा फीचर्स देखा, उस पर लगभग हमको प्रॉब्लम्स दिख रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जो आउटपुट है वो कम है, मॉडर्न इनपुट यूज़ नहीं कर पा रहे, यही सारे जो फीचर्स है इनडायरेक्टली प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर में भी आता है, बट ये एक टॉपिक है तो इसे भी हम देखते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फर्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, deficiency of finance, conventional outlook, small and scattered holdings, lack of organized marketing system, exploitative agrarian relations। इस पे देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअल में इंडियन एग्रीकल्चर पे है। फर्स्ट वन इज ऑफ लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। हम यहाँ पर देखें फीचर्स में कि डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, रेनफॉल है, डायरेक्टली क्या करते हैं जो फार्मर डिपेंड करते हैं रेनफॉल से, इसलिए यहाँ पर लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। हम इस पॉइंट को रिलेट इस तरीके से करेंगे क्योंकि जो लैंड होल्डिंग्स थी वो बहुत छोटी छोटी और स्कैटर्ड वे में था, वहाँ पर हम परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन लगा भी नहीं पाते थे, वो बहुत कॉस्टली था, राइट। तो वो कॉस्ट एफिशिएंसी के कारण फार्मर एक्चुअली में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे कोई न्यू इरिगेशन फैसिलिटी, उसके कारण डायरेक्टली वो क्या कर रहा था, इफेक्ट कर रहा था प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सोर्सेज, राइट। तो लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन एक्चुअली में क्या था कि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है। अगर रेनफॉल अच्छा हुआ प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी, अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा सिचुएशन हो जाता था कि कई कई जगह में ड्रॉट हो जाता था, मीन्स बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, ज़ीरो हो जा रहा था, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था टू द फार्मर। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंसिंग। अगेन जो फाइनेंस सिस्टम था एग्रीकल्चर में, या हम विलेज की बात करें तो ये कहीं ऑर्गेनाइज्ड वे में, कहीं मीन्स अच्छे जगह से ना लेते हुए डायरेक्टली डिपेंड थे लैंडलॉर्ड्स पे, महाजन्स पे, जो कि क्या करते थे, उन्हें एक्चुअल में पैसा दिया जाता था एग्रीकल्चर के लिए, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो इतना हाई था कि उनको वापस करने में ही बहुत मुश्किल आती थी, राइट। तो इस सिचुएशन में फाइनेंस नहीं हो पाता था। कई बार क्या हुआ, अगर रेनफॉल अच्छा हुआ तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था, तो हम वापस कर सकते थे हमारा जो डेब्ट है, बट अगर रेनफॉल नहीं हुआ उस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन ही नहीं है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमने पैसे लिए हुए हैं लैंडलॉर्ड से, तो वो वापस करने वाला सिचुएशन बहुत इफेक्ट करता था और एक एक करके डेब्ट इतना बढ़ जाता था कि फार्मर एक्चुअल में उनकी लैंड होल्डिंग्स ही छोड़नी पड़ती थी। नेक्स्ट है कन्वेंशनल आउटलुक। अगेन जो फार्मर है इन इंडिया हैव अ सब्सिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम, उनके में ये था कि हम बस अपनी फैमिली को खाना प्रोवाइड कर पाएँ, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर पाए, बस इससे ज़्यादा नहीं सोच पाते थे। मीन्स एक कन्वेंशनल आउटलुक नहीं हो पाता था, इन सेंस कैसे कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर है रिलेट करता था कि हम अपनी फैमिली बस चला पाएँ, ये बिजनेस टर्म में बिल्कुल यूज़ नहीं हो पाता था, कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता था, इवन सोच ऐसा भी नहीं हो पाता था कि हम थोड़ा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ, क्योंकि उनको तो पता है कि हमारा प्रॉफिट अर्न होगा, इससे क्या होगा, ज़मींदार को प्रॉफिट होगा, जो भी हम अर्न करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस है वो बहुत कम रेट में ही मिल पाएगा, बाकी पूरा तो एक्सट्रैक्ट कर लेते थे ज़मींदार फ्रॉम टिलर करके, उनका एक कन्वेंशनल आउटलुक हो चुका था। नेक्स्ट है जो प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर देखा ना, स्मॉल होल्डिंग्स में जो फीचर्स था ऑफ एग्रीकल्चर, वही यहाँ पर प्रॉब्लम है कि स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, छोटे छोटे लैंड होल्डिंग थे,
अलग अलग जगह पे जहाँ पर हम परमानेंट इक्विपमेंट्स लगा ही नहीं पाते थे। छोटे छोटे होल्डिंग्स के कारण क्या हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, अगर एक बड़ा सा लैंड है वहाँ पर हम अगर प्रोडक्शन करते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर हम ये होल्डिंग्स को छोटा छोटा कर देते हैं, मीन्स जो पर्टिकुलर जो बड़ा सा फील्ड है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो यहाँ पर जो स्कैटर्ड है, राइट, इसके कारण जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत इफेक्ट करती है। इतने सारे लोग यहाँ पर काम करेंगे, प्लस जो एक्चुअल में प्रोडक्शन होना चाहिए था, कोई भी परमानेंट मीन्स ऑफ इक्विपमेंट्स हम यहाँ पर लगा नहीं सकते क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े थे लैंड के, करके ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, राइट। नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, यहाँ पर मालूम चल रहा है कि कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम नहीं था। जो भी फार्मिंग से हमें आउटपुट मिलता था हम डायरेक्टली लैंडलॉर्ड से या फिर रिलेटेड टू एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही सेल करते थे, राइट। यहाँ पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होता था फार्मर के साथ और वो बहुत कम अमाउंट में अपना पूरा प्रोडक्शन सेल करते थे। तो इसके कारण अगर एक ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम रहता तो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता, वहाँ पर उनके साथ कोई भी चीटिंग नहीं होती। बट यहाँ पर क्या होता था, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था, अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मार्केटिंग का था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग फेस करना पड़ता था और अपने मनचाहे अमाउंट पे भी सेल नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेटिव ऑफ एग्रीगेरियन रिलेशन। अगेन ये वाला चीज़ ऐसा हो गया था कि एक्सप्लॉइट हो रहे थे। हमने स्टार्टिंग से देखा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि जो ज़मींदार हैं, गवर्नमेंट्स एंड टिलर, ये तीनों के बीच में जो प्रॉब्लम था वो कंटिन्यू होते जा रहा था। यहाँ पर जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ था ऑफ टिलर कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू उनको ज़मींदार को देना पड़ता था कि उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस बचता ही नहीं था। एक्सप्लॉइट होते जा रहे थे टिलर और ज़मींदार अपना सिर्फ और सिर्फ अपनी जो मेंटेनेंस, अपनी जो लाइफ है लग्जरियस वे में जी रहे थे। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी नहीं होता था क्योंकि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मिल जाता था। तो जो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था इन एग्रीकल्चर फील्ड। दस आज हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन है, क्या इम्पोर्टेंस है, वेरियस फीचर्स एज वेल एज प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गो थ्रू दिस।